हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 के मैक्रो इकोनॉमिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। सो ये आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये टोटल 6 मार्क्स को कवर अप कर रहा है। सो हम इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से कवर अप करने की कोशिश करेंगे ताकि हम एग्ज़ाम में इस चैप्टर से रिलेटेड सभी क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से और बहुत ईजली तरीके से दे पाएँ। सो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो हम इस चैप्टर को बहुत ध्यान से कवर अप करने की कोशिश करेंगे एंड देन इसके बाद ये मैं आप लोगों को 3 से 4 पार्ट में फुल चैप्टर फिनिश करवा दूँगी। सो सबसे पहले हम समझते हैं कि गवर्नमेंट बजट, सरकारी बजट का क्या मतलब है। सो आप लोगों को बहुत ध्यान से सुनना है। सो अगर मैं सरकारी बजट की बात करूं, कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट की बात करूं, तो ये 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, मीन्स कि ये 1 अप्रैल से शुरू होगा और 31 मार्च तक ये ख़त्म हो जाता है। बेसिकली इसके अंदर होता क्या है कि हमारी कंट्री इंडिया में फरवरी का जो अंतिम दिन होता है, मीन्स कि जो फरवरी का जो लास्ट डे होता है, उसको हमारे देश का वित्त मंत्री सरकारी बजट को प्रस्तुत करता है। अभी वित्त मंत्री क्या है? फाइनेंस मिनिस्टर। एट अ प्रेजेंट टाइम इंडिया का वित्त मंत्री कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण ये वो व्यक्ति हैं जो सरकारी बजट को प्रस्तुत करती हैं। अब आप लोगों को बहुत ध्यान से सुनना है कि सरकारी बजट क्या है। मीन्स कि सरकार इसके अंदर अनुमान लगाते हैं। सरकार जो है वो एक अनुमान लगाता है कि मुझे आने वाले टाइम में कितनी रिसिप्ट मिलेंगी, मुझे कितना रिसीव होगा, या आने वाले टाइम में मुझे कितना खर्चा करना होगा, मुझे कितनी पेमेंट देनी होगी। डैट इज़, उसको हम क्या बोलते हैं? सरकारी बजट। आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि सरकारी बजट क्या होता है। बेसिकली ये हमारी कंट्री इंडिया के अंदर फरवरी का अंतिम दिन होता है जिसे फाइनेंस मिनिस्टर रिप्रेजेंट करता है। ये 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च तक ख़त्म कर दिया जाता है। प्रेजेंट की वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? जो बजट को रिप्रेजेंट करती हैं, निर्मला सीतारमण। और बजट क्या होता है? ये सरकार के, हमेशा याद रखना है कि जो बजट है वो फ्यूचर के लिए होता है। बजट कभी भी पास्ट या प्रेजेंट के लिए नहीं होगा। बजट हमेशा फ्यूचर के लिए होता है कि सरकार अनुमान लगाती है कि आने वाले सालों में सरकार को कितनी पेमेंट प्राप्त होगी या सरकार का आने वाले समय में कितना खर्चा होगा। सो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि सरकारी बजट क्या होता है, ये कब शुरू होता है, कब ख़त्म होता है, या इसका वित्त मंत्री कौन है, और एट प्रेजेंट टाइम के ऊपर इसका फाइनेंस मिनिस्टर कौन है जो बजट को रिप्रेजेंट करता है। सो जो बजट नीति है, जो बजटरी पॉलिसी है, वो सरकार की फिजिकली पॉलिसी है। मीन्स की सरकार की एक राजकोषीय नीति है कि जिसके अंदर हम सरकार के एक्सपेंडिचर, सरकार के खर्चे और सरकार को कितना रिसीव या सरकार की इनकम कितनी हुई है, इस चीज़ को हम स्टडी करते हैं। मैं आप लोगों को एग्जांपल दे के समझाती हूँ कि अगर कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन है, मीन्स की महंगाई है, मुद्रास्फीति है, और दूसरी सिचुएशन मैंने ले ली यहाँ पे कि कंट्री के अंदर डिफ्लेशन है, अस्फीति है, मीन्स कि यहाँ पर महंगाई नहीं है। जहाँ महंगाई है वो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई नहीं है वो डिफ्लेशन है। अब इसको कौन कंट्रोल करेगा? इस चीज़ को कंट्रोल करेगी गवर्नमेंट। अगर लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, बेसिकली लोग बहुत डिमांड कर रहे हैं, मार्केट में महंगाई ज़्यादा हो रही है, तो अगर लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं तो सरकार क्या करेगी? जो टैक्स रेट है सरकार अपना बढ़ा देगी, जो कर का स्तर है वो सरकार बढ़ा देगा, क्योंकि लोग जो है वो डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं। वहीं डिफ्लेशन में क्या होगा कि सरकार टैक्स रेट को कम कर देगी, क्योंकि लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं, मार्केट में पैसा नहीं आ रहा है, लोग डिमांड ही नहीं कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से सरकार टैक्स रेट को कम कर देगी। और इसके अलावा सरकार एक्सपेंडिचर को इन्फ्लेशन के अंदर कम कर देगी। मीन्स कि सरकार अब खर्चा कम करेगी, क्योंकि अगर सरकार खर्चा करेगी तो वह दूसरे लोगों की इनकम बनेगी।
तो इन्फ्लेशन में, मुद्रास्फीति में क्या होगा कि सरकार अपने खर्चे को कम कर देगी। और बेसिकली डिफ्लेशन में क्या होगा कि सरकार अपने एक्सपेंडिचर को, अपने खर्चे को बढ़ा देगी ताकि लोग डिमांड ज़्यादा करें और मार्केट में पैसा आए। सो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा कि बजट का क्या मीनिंग होता है। अब एंड देन मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो यहाँ से शुरू हो रहा है सरकार बजट के उद्देश्य। मीन्स कि जो भी सरकार बजट बनाती है कि उसके खर्चे कितने हैं, उसकी रिसिप्ट कितनी है, तो बेसिकली उसके क्या उद्देश्य होते हैं, हम इसके ऑब्जेक्ट बताने हैं गवर्नमेंट के कि जो गवर्नमेंट बजट बनाता है उसके क्या मोटिव है, उसके क्या टारगेट या उसके क्या गोल है। सो यह आप लोगों के एग्ज़ाम से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसे आप लोग बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फर्स्ट वाला पॉइंट, जीडीपी समृद्धि की उच्च दर। तो बेसिकली इसने बोला है कि हाई रेट ऑफ जीडीपी, हमें अपने ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि करनी है। और वो वृद्धि कैसे होगी, जब लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोगों की इनकम में वृद्धि होगी। जब जीडीपी में वृद्धि होने का मतलब क्या है कि लोगों की इनकम में वृद्धि होगी। अब लोगों की इनकम में वृद्धि कैसे होगी, ध्यान से सुनना है आप लोगों को। जब सरकार जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स की आधारिक संरचना में निवेश करेगी। लाइक सरकार जो सड़क बनाएगी, पुल बनवाएगी, बांध और बड़ी बड़ी परियोजना पर, बड़े बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर सरकार काम करवाएगी। अब इस काम करने का मतलब क्या है कि सरकार जो है वो इन्वेस्टमेंट करेगी। जब सरकार इन्वेस्टमेंट करेगी तो उससे क्या होगा कि सरकार का इन्वेस्टमेंट, जो सरकार का निवेश है वो क्या है, वो सरकार का एक्सपेंडिचर है, खर्चा है। सरकार का निवेश लोगों का, सरकार का खर्चा है। तो अब जो सरकार खर्चा करेगी वो लोगों की क्या बनेगी, इनकम बनेगी। इसलिए सरकार यहाँ पर आधारिक संरचना पर निवेश करेगा। लाइक सरकार अगर सड़क बनवा रही है तो उसमें काफ़ी सारे लोग लगेंगे जिसमें लोगों को क्या मिलेगी, इनकम मिलेगी। सरकार का इन्वेस्टमेंट क्या है, खर्चा, और सरकार का खर्चा क्या है, लोगों की इनकम। तो जब लोगों की आय में वृद्धि होगी तो जीडीपी में वृद्धि होगी। जीडीपी में वृद्धि करने का मतलब है कि सरकार अपने निवेश को, अपने खर्चों को बढ़ाएगा ताकि लोगों की आय बढ़े, लोगों के पास ज़्यादा पैसा है, जिससे हमारी कंट्री का तो जो जीडीपी है उसमें हमें ग्रोथमेंट भी देखने को मिलेगी। सो आई होप आप लोगों को इसका फर्स्ट पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि हमें जीडीपी की उच्च रेट को अप्रिशिएट करना है सरकार के खर्चे से, जिससे लोगों की इनकम बढ़ेगी। अब एंड देन मूविंग टू द नेक्स्ट, संतुलित प्रादेशिक समृद्धि। सो इसने बोला है कि आधारिक संरचना के विकास पर कोष आवंटित करते हुए, मीन्स कि इसने बोला है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा हमें उन क्षेत्रों पर भी ध्यान देना है जो हमारे देश में पिछड़े हुए देश हैं। लाइक जो रूरल सेक्टर होते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र है। ऐसा नहीं कि हमें अर्बन क्षेत्र में विकास करना है या हमें अपने शहरी क्षेत्र में ही सड़क बनवानी है, पुल, इमारतें, स्कूल, पार्क, अस्पताल। नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें स्पेशल इकोनॉमी जोन मीन्स कि वो क्षेत्र जो पिछड़े हुए हैं और उन पर विकास देने के और उनका विकास करना बहुत ज़रूरी है। जैसे क्या होता है कि गांव क्षेत्र में इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं होती जितनी अच्छी फैसिलिटी शहरी क्षेत्र में होती है। तो इस वजह से जो गांव क्षेत्र के लोग होते हैं वो शहरी क्षेत्र की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं, जिससे होगा क्या कि अर्बन सेक्टर के अंदर ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाएगी, जो प्रेजेंट टाइम में हो रहा है। तो सरकार को क्या करना है कि दोनों सेक्टर पर इस सरकार को ध्यान देना है। यहाँ लिखा हुआ है बैलेंस, हमें बैलेंस ग्रोथ करनी है। हमें शहरी क्षेत्र में भी रिसोर्सेज को उपलब्ध करना है, हमें ग्रामीण क्षेत्र में भी रिसोर्सेज को उपलब्ध करवाना है। डैट इज़ सेकेंड पॉइंट। आई होप आप लोगों को इसका फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोगों को इसे लिख करके याद करना है। लाइक आप लोग हेडिंग डालो जीडीपी समृद्धि की उच्च दर, उसको आप लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस के ऊपर एक्सप्लेन करो। फिर सेकंड पॉइंट डालो संतुलित प्रादेशिक समृद्धि और फिर उसको एक्सप्लेन करो। तो आप लोगों को ये लिख करके लर्न करना है अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पर, क्योंकि आप जब तक नहीं लिखोगे, जब तक आप लोग एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं होगे।
ये टॉपिक बेसिकली बच्चों बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो अक्सर एग्ज़ाम में, जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है कि सरकारी बजट के क्या क्या उद्देश्य, जो 3 से 4 मार्क्स को लगभग कवर अप करता है। तो आप लोगों को अच्छे से लिख लिख करके प्रैक्टिस करनी है, ताकि एग्ज़ाम में भी आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी बनी रहे। अब मूविंग टू द नेक्स्ट, इसने बोला है संसाधनों का पुनः आवंटन, रिकलेक्शन ऑफ रिसोर्स। अब यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग जो प्रोडक्शन कर रहे हैं या हम लोग जो उत्पाद कर रहे हैं वो सिर्फ धनी व्यक्ति के लिए हो। मीन्स कि ऐसा ना हो कि हमारे देश में सिर्फ कार का ही प्रोडक्शन हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग का ही प्रोडक्शन हो, बड़ी बड़ी फैक्ट्री बिजनेस का ही यहाँ पे प्रोडक्शन हो। नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ चाहे वो धनी वर्गीय हो या वो गरीब वर्ग के रहने वाले लोग हो, उन सभी के लिए हमें प्रोडक्शन को करना है। अब जब देश में सभी महंगी महंगी वस्तुओं का प्रोडक्शन होने लगेगा तो गरीब व्यक्ति कहाँ से सरवाइव कर पाएगा। अगर देश में सिर्फ गाड़ियाँ बनने लगेंगी, बड़े बड़े बिल्डिंग, फैक्ट्री, बिजनेस, कंपनी बनने लगेगा, तो एक गरीब व्यक्ति कभी भी हमारे समाज में सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो इसलिए यहाँ बोला गया है कि संसाधनों का पुनः आवंटन करना है, चाहे वो अमीर वर्ग हो चाहे वो गरीब वर्ग हो, हमें सबके लिए प्रोडक्शन करना है, इक्वल प्रोडक्शन करना है, ताकि हम लोग अमीर और गरीब के जो बीच का गैप है उसे कम कर पाएँ। आई होप आप लोगों को तीसरा पॉइंट भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, जिसने इसमें बोला है सार्वजनिक वस्तु का प्रावधान, प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स। एंड देन इसने फोर्थ पार्ट में बोला है ये वो वस्तुएं होंगी जो लोगों को सेटिस्फाई प्रदान करती है। मीन्स कि जो लोगों को सामूहिक आवश्यकता है, मीन्स कि जो एक मिलने वाला सेटिस्फेक्शन होता है वो प्रोवाइड करती है। जैसे लाइक देश का कानून हर व्यक्ति के लिए सेम है, देश की प्रशासन जो नीति है वो हर लोगों के लिए सेम है। सुरक्षा सार्वजनिक वस्तु के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण दिए गए। लाइक सरकार जो है वो खर्चा करेगी अपने देश के डिफेंस गुड्स के लिए, लाइक हथियार जो हमारे देश को डिफेंड करेंगे, सरकार हथियारों पर खर्च करेगी। तो यहाँ पर सार्वजनिक वस्तु का प्रावधान भी होना चाहिए, प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स। एंड देन मूविंग टू द नेक्स्ट, जिसमें इसने बोला है आय तथा संपत्ति का पुनः वितरण, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अब यहाँ पर होगा क्या कि लाइक जो रिच पीपल है और जो पुअर पीपल है उनके बीच का जो गैप है वो हमें कम करना है, ताकि ये दोनों बैलेंस में। अब ऐसा ना हो हमारे देश में कि अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब और गरीब होता जा रहा है। नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली सरकार ने इससे निपटने के लिए क्या कर रहा है कि एक रिच पीपल के आपकी इनकम कितनी भी चाहे लाखों में है, जितनी इनकम आपकी बढ़ेगी उतना ही हैवी टैक्स आप लोगों को देना होगा। और इनसे जो टैक्स रेट आएगा, जो मीन्स की जो बचत होगी सरकार को, वो गरीबों को, वो रेट जो है वो सरकार गरीबों को मीन्स की पुअर पीपल को दे देगी, ताकि इनके बीच का जो डिसबैलेंस है, मीन्स कि अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और नीचे आता जा रहा है, तो जिनका जो बीच का बैलेंस है वो कम हो और ये दोनों ही आपस में इक्वल पर आ जाए। तो इसलिए यहाँ बोला गया है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ करना है, अमीरों से लेकर के गरीबों को देना है। लाइक जितनी भी अमीर की मीन्स कि अमीर लोगों की या धनी वर्ग की जितनी इनकम बढ़ती जाएगी, सरकार उन पर उतना ही हैवी टैक्स लगा दिया जाएगा। आई होप आप लोगों को ये फिफ्थ पॉइंट भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट वाला पॉइंट स्टडी करते हैं। नेक्स्ट वाले में इसने बोला है रोजगार के अवसर। अब इसने बोला है कि हमें अपने देश में रोजगार के अवसर को उपलब्ध करना है। मीन्स कि अब लाइक रोजगार के अवसर कैसे उपलब्ध होंगे, जब सरकार बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेगी, सरकार सेवाओं का प्रावधान करेगी, तो तभी हमारी कंट्री में रोजगार के अवसर, जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है वो लोगों को प्रोवाइड होगी। लाइक सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम एक्ट को लागू करा था, जिसके अंदर लोगों को 100 दिन का रोजगार देने की सरकार ने गारंटी दी थी कि 100 दिन तक सरकार आपको रोजगार देगी। सो जिससे क्या हुआ कि लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए। सरकार ने गारंटी दी कि ये कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र में, जो गांव क्षेत्र होता है, कि लोगों को न्यूनतम गारंटी रोजगार प्राप्त करते हैं। मीन्स कि अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो सभी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है वो शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में ना हो। नो, ऐसा नहीं होना चाहिए।
जो रोज़गार के अवसर की जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो ग्रामीण क्षेत्र में भी होनी चाहिए और वो शहरी क्षेत्र में भी होने चाहिए। एंड देन मूविंग टू द नेक्स्ट, आर्थिक स्थिरता। सो अब आप लोगों को ये पॉइंट बहुत ध्यान से समझना है कि अगर हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन है और हमारी कंट्री में डिफ्लेशन है तो इसे कंट्रोल कौन करेगा? इसे कंट्रोल करेगी गवर्नमेंट, सरकार इसे कंट्रोल करेगा। अगर महंगाई है तो सरकार यहाँ पर टैक्स रेट को बढ़ा देगी कि लोग डिमांड बहुत कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो वस्तु की कीमत है वो भी बढ़ गई, लोग क्योंकि डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं। तो इस पॉसिबिलिटी को ठीक करने के लिए सरकार क्या करेगी कि टैक्स को बढ़ा देगी। और जबकि अगर मार्केट में डिफ्लेशन है कि लोग डिमांड ही नहीं कर रहे हैं, लोगों के पास पैसा ही नहीं है, तो इस केस के अंदर सरकार टैक्स रेट को कम कर देगी। एंड देन इसके अलावा सरकार यहाँ पर इन्फ्लेशन में कोई खर्चा नहीं कर देगी, सरकार अपने एक्सपेंडिचर को कम कर देगी, क्योंकि सरकार का खर्चा क्या है? लोगों की इनकम। और डिफ्लेशन में क्या होगा कि सरकार अपना एक्सपेंडिचर खर्चों को बढ़ा देगी, क्योंकि सरकार का खर्चा क्या है? लोगों की इनकम। इसमें लोग डिमांड कम कर रहे हैं, लोगों के पास पैसा नहीं, तो सरकार का खर्चा लोगों की इनकम बन जाएगी। अब इसमें क्या होगा कि सरकार इसमें सब्सिडीज नहीं देगी क्योंकि लोगों के पास पैसा है। और डिफ्लेशन में क्या होगा कि सरकार लोगों को सब्सिडीज देगी क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं आर्थिक स्थिरता, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जिसे सरकार ठीक करती है। चाहे हमारी इकोनॉमी के अंदर स्फीति का अंतराल हो या अपस्फीति का अंतराल, तो उसको ठीक करने के लिए सरकार अपने खर्चे में या अपने रिसिप्ट के अंदर कमी या वृद्धि कर देती है और इस पॉसिबिलिटी को ठीक किया जा सकता है। सो बच्चों, आई होप आप लोगों को आज के इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि सरकारी बजट के कौन कौन से उद्देश्य होते हैं, और इसके अलावा आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि बजट का क्या मतलब है। सो अब आप लोगों को होमवर्क है कि आप लोगों को ये पॉइंट्स अपने रजिस्टर में डालने हैं और उन्हें एक्सप्लेन करना है, ताकि आप लोग इन्हें एग्ज़ाम में भी बहुत अच्छे से लिख पाओ। और दूसरा होमवर्क आप लोगों के लिए ये है कि आप लोगों को ये सारे पॉइंट कमेंट सेक्शन के अंदर टाइप करके जाने, ताकि आप लोगों को ये याद हो जाए, बहुत अच्छे से लर्न हो जाए। इस वीडियो में हमने 7 पॉइंट पढ़े हैं, आप लोगों को 7 के 7 पॉइंट टाइप करने हैं। सो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, जिसमें मैं आप लोगों को इसके आगे के पार्ट्स को समझाऊंगी। सो जब तक के लिए गुड बाय।